गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों का पी ब्लॉक का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था, तो उस बचे हुए क्वेश्चन को लेकर के, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है जिसमें कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूँकि मेरे एग्ज़ाम करीब है, तो ब्लॉक पोर्शन ऐसे भी इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, और इनऑर्गेनिक का पोर्शन समझने के साथ साथ कुछ याद भी रखना पड़ता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे पी ब्लॉक के हैं, उस क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप लोग जो अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को एक दफ़ा देखेंगे और तुरंत कॉपी में नोट करके, हालांकि आप सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख लेंगे। तो आप जानते होंगे ना कि पी ब्लॉक से आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैवर्स प्रोसेस, याद होगा। ओस्टवाल्ड, कॉन्टैक्ट और हैवर्स प्रोसेस, ये हमारा कि लॉन्ग आंसर बोलो या शॉर्ट आंसर बोलो, दोनों में पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना किसके बारे में, हैवर्स प्रोसेस के बारे में। हैवर्स प्रोसेस आपको पता होगा ना कि अमोनिया बनाने का एक विधि होता है। हैवर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का ज़्यादा मात्रा में अमोनिया प्रोडक्शन का एक अपने आप में प्रोसेस होता है, मेथड होता है, जिसके ज़रिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं ना, वो एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। कहने का मतलब इसका डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है, -92.4 किलो जूल पर मोल। और चूंकि निगेटिव में है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक होता है। और इस हैवर्स प्रोसेस में जो N2 और H2 रिएक्शन करके NH3 बना रहा है, रिएक्शन में फॉरवर्ड शिफ्टिंग के लिए हम लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, उस कैटलिस्ट के रूप में आपको याद होगा आयरन ऑक्साइड, फिर से पोटेशियम ऑक्साइड और हीटेड एल्यूमिना दैट इज Al2O3 का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कभी कभार रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट के रूप में आयरन का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोमोटर के रूप में, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले अभी प्रोमोटर जो होते हैं, उसके रूप में मोलिब्डेनम का भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे। लिखा हुआ है, देख लीजिए। इट इज़ ए वेस्ट मेथड, ये अपने आप में एक वेस्ट मेथड होता है। किसके लिए? तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल। अमोनिया के निर्माण के लिए फॉर्मेशन का मतलब आप जानते हैं ना, निर्माण। तो अमोनिया बनाने के लिए यह अपने आप में एक वेस्ट मेथड होता है। अमोनिया के निर्माण के लिए वेस्ट मेथड होता है। ये N2 और H2 ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो N2 और 3H2 ये भी हालांकि गैसेस होना चाहिए, और यहाँ भी गैसेस होना चाहिए, और 2NH3 बनता है। रिएक्शन में देख लीजिए, एरो दोनों दिशा में चल रहा है, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसका डेल्टा एच का मान -92 किलो जूल, 92.4 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब इसका डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहने का मतलब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा ना, वो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब रिएक्शन जब एक बार फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना, उसके बाद ये कुछ ना कुछ हीट निकालेगा। कितना निकालेगा? तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया 92.4 किलो जूल हीट रिलीजेस। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब जो दोनों दिशा में गमन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। ऑल्सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच का मान निगेटिव होना, और डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन के बाद इतने हीट निकल जाएंगे। तो आप ही बताइए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि यह एक अमोनिया बनाने का ज़्यादा मात्रा में एक वेस्ट मेथड होता है। इधर इट इज़ अ वेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल। इसमें N2 और 3H2 रिएक्शन करके NH3 बना रहा है, और इसका डेल्टा एच का मान -92.4 किलो जूल पर मोल है। चूंकि रिएक्शन दोनों दिशा में चलता है, इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल है। और चूंकि इसका डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर यहीं पर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता ना, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन माना जाता। तो वही लिखा है कि ऑल्सो साथ में फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसके फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर की जो ज़रूरत होती है कितना? 700 केल्विन के आसपास, और प्रेशर कितना चाहिए? 200 ATM के आसपास। और कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है ना, आयरन ऑक्साइड, K2O और Al2O3। हालांकि और भी कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए ये कैटलिस्ट आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ये कैटलिस्ट अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके जगह पर आप कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? तो आयरन को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और
प्रोमोटर का मतलब, कहने का मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले अवयव आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? मोलिब्डेनम को। ये भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक इसी को इस्तेमाल करती है, इसलिए आप इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन आप इस कैटलिस्ट को ना लेकर के आप यहाँ पे कैटलिस्ट आयरन ले लीजिए, और प्रोमोटर के रूप में जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा उसके रूप में मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे विचार से आप ये हैवर्ट्स प्रोसेस समझ गए होंगे कि N2 और 3s2 रिएक्शन करके NH3 बनाता है। रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। इसका डेल्टा H का मान -92.4 किलो जूल पर मोल होता है, और चूंकि रिएक्शन दोनों दिशा में होता है इसका मतलब रिवर्सिबल होता है, और चूंकि इसका डेल्टा H का मान निगेटिव होता है इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना वो निगेटिव होता है, यानी एक्सोथर्मिक होता है, यानी रिएक्शन होने के बाद उतना हीट निकाल देगा। मेरे कहने का लाइन ये है। और कैटलिस्ट का नाम तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए आपकी कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा हैवर्ट्स प्रोसेस काम करता है, यानी अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। अगला देखिए हमारा मेथड क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस आप देख लीजिए, इट इज अ बेस्ट मेथड, या एक बहुत ही अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के निर्माण के लिए। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे पूछा जाएगा कि हैवर्ट्स प्रोसेस से किसका निर्माण होता है? तो अमोनिया का निर्माण होता है, याद रखिएगा। और दूसरा बात, हैवर्ट्स प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? आयरन ऑक्साइड K2O और Al2O3, ये भी लाइन याद रखिएगा। फिर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से किसका निर्माण होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में? तो आप बोलिएगा नाइट्रिक एसिड का निर्माण होगा। फिर बोलेगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन इस्तेमाल किया जाता है? तो प्लैटिनम और रेडियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है इस ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि अमोनिया जो रिएक्शन करता है ना इस O2 से, दैट इज ये O2 कहाँ से लिया जाता है? एयर से लिया जाता है, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। अमोनिया ऑक्सीडाइजन इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये देखिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, NO गैस। तो चाहे तो यहाँ पे आप भाषा दे सकते हैं, भाषा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो दे सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ O2 प्रोड्यूसेस Na एंड H2O, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। जो हमारे काम का चीज है इसका नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होता है। तो हम लाइन क्या लिखने वाले हैं? लाइन लिखने वाले हैं कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ O2। O2 कहां से लिया जाएगा? एयर से लिया जाएगा। प्रोड्यूसेस क्या बनाता है? NO बनाता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, एंड और साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में H2O वेपर, जलवाष्प बनाता है, यानी वाटर गैस, वाटर गैस कहते हैं, वाटर का वेपर बनाता है। तो NH3 और O2 रिएक्शन करके NO और H2O बनाता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप याद रखिएगा 4 5 5 5 45, 4 और 5, बोले 4 पर 5 क्या होता है? 45, और 4 पर 6 क्या होगा? 46, याद आ जाएगा। अमोनिया बनाने के लिए हैवर्ट्स प्रोसेस, और अमोनिया से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के और नाइट्रिक एसिड बनाने का आपका होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। आगे का लाइन अगर देखिए, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ना वो पुनः ऑक्सीडाइज किया जाता है और बना लेता है क्या चीज? 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लाइन लिखने वाले हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड again reacts with O2, नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः O2 से रिएक्शन करता है, प्रोड्यूसेस बनाता है क्या चीज? NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बोलिए, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और पुनः यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट इज आफ्टर रिएक्शन विथ वाटर, प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है पानी के साथ और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड का भी निर्माण करता है। और जो लास्टली हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ना, उस नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दिया जाता है, फिर O2 से रिएक्शन करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे और पुनः उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे फिर पानी डाल के नाइट्रिक एसिड का निर्माण करेंगे। मतलब ये जो NO बना है ना साइड प्रोडक्ट, उस NO को हम लोग फेंकने वाले नहीं है, उसका हम लोग रिसाइकल कर लेंगे, अगेन यूज़ कर लेंगे। तो हमने लाइन लिखा फिर से कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड on reaction with water, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूसेस क्या बनाता है, प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। और लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा साइड प्रोडक्ट बना है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, अगेन रिसाइकल कर लिया जाएगा। फाइनली NO इज रिसाइकल्ड, NO का पुनः इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इस तरह से देख लीजिए क्या है ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है। इट इज़ अ बेस्ट मेथड, यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है किसका, तो नाइट्रिक एसिड बनाने का लार्ज स्केल पे। अमोनिया रिएक्शन करता है O2 के साथ और बनाता है क्या चीज़, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में पानी। अमोनिया रिएक्शन कर रहा है 45-46, आप ऐसे याद रखिएगा 4 पर 5 45, 4 पर 6 46। इसमें कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम और रेडियम इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया O2 से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनाता है। पुनः ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, वो O2 से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः पानी से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। और जो साइड प्रोडक्ट बना है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, उस नाइट्रिक ऑक्साइड को फेंकता नहीं है, पुनः उसको रिसाइकल कर लिया जाता है, मतलब उसका पुनः इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगला हमारा मेथड होता है ना, 3 मेथड में से लास्ट मेथड जो हमारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज़ अ बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। ये लिखा नहीं है क्या, ओह नहीं लिखा है, तो देख लीजिए। इसके लिए अगर हम बातें करेंगे, क्या बोल रहा है, यह एक बेस्ट मेथड होता है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। सल्फ्यूरिक एसिड अगर निर्माण करना हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सल्फर या सल्फाइड जो भी और होते हैं, सल्फर के और लीजिए या फिर सल्फर लीजिए, फिर सल्फाइड लीजिए, उसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। पुनः SO2 को O2 से रिएक्शन करवा के SO3 बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, और उस SO3 पे पुनः पानी डाल के ना H2SO4 का निर्माण करते हैं। H2SO4 हमारे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। हमारे जितने भी केमिकल होते हैं ना, सबका महाराजा या किंग ऑफ एसिड भी इसे बोल सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, सल्फर, सल्फर या सल्फाइड कुछ भी ले सकते हैं। सल्फर रिएक्ट्स with O2 produces SO2। मतलब लाइन ये बोला कि S प्लस O2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। फिर लिखेंगे अगेन SO2 reacts with O2 produces SO3। देख लीजिए, सल्फर O2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, SO2, और पुनः यह SO2 रिएक्शन करता है O2 के साथ और क्या बना लेता है, SO3 बना लेता है। और फिर आगे हम क्या लिखेंगे, फाइनली अंत में SO3 reacts with water produces, और क्या बनाता है, H2SO4। कैसे, तो देखिए SO3 है और ये वाटर है, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2
SO4 ये बना लेगा। अच्छा, इस वाले प्रोसेस में जो SO2, अच्छा इधर दिए हैं क्या? ओह, रिएक्शन तो लिखे ही नहीं। रुक जाए एक सेकेंड, इसको मिटाना पड़ेगा। लाइन क्या लिखा है लास्टली कि SO2 रिएक्शन करता है O2 के साथ SO3 बनाता है। इन द presence of V2O5 कैटालिस्ट। V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में यह SO2 जो है ना, वो हाफ O2 से रिएक्शन करके और बना लेता है। V2O5 की उपस्थिति में क्या चीज़, SO3 बना लेता है। और आगे फिर से हम लाइन लिखेंगे, फाइनली दिस SO3 reacts with वाटर। फाइनली ये SO3 रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ। प्रोड्यूसर जो बना लेता है क्या चीज़, H2SO4। कैसे, तो ये SO3 है और फिर यह पानी से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। बात फिनिश। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। लाइन लिखेंगे कि एक लाइन, सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, या इसी को कहा जाता है क्या चीज, किंग ऑफ एसिड। ये SO3 पानी से रिएक्शन करके ना बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जाना जाता है किस नाम से, किंग ऑफ केमिकल या किंग ऑफ एसिड के नाम से, ऐसे जाना जाता है। आप लाइन देखेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का वेस्ट मेथड होता है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बनाता है, पुनः SO2 O2 से रिएक्शन करके SO3 बना लेता है V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में, और यह फिर से SO3 पानी से रिएक्शन करके H2SO4 बना लेता है। बस ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस और हैवर्स प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस आपका यही है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। आप वो क्वेश्चन जानते हैं क्या चीज़ के बारे में, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि which one is a stronger acid, HF और HCl। क्वेश्चन है वाई। HF और HCl में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है और क्यों है, तो आप ही बताइए। HF ऐसा होता है ना, और HCl ऐसा होता है। आपको पता होगा कि क्लोरीन का बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होता है ना, इस वजह से आसानी से टूट जाता है, और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इस वजह से टूट नहीं पाता है। तो जल्दी से H+ कौन देगा, HCl देगा, क्योंकि बॉन्ड लंबा हो गया है, आसानी से टूट जाएगा। तो तगड़ा एसिड किसको बना जाएगा, HCl को। तो लाइन हम यही लिखने वाले हैं।
लाइन हम लिखेंगे HCl is a stronger acid than HF because क्योंकि HCl जो होता है ना वो HF से तगड़ा एसिड होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज more than HF। फिर आगे हम लाइन लिखने वाले कि HCl breaks easily, HCl breaks easily and donates H plus fastly। HCl आसानी से टूट जाता है और H प्लस काफ़ी तेज़ी से देता है, इसलिए माना जाता है कि HCl जो होता है ना वो तगड़ा एसिड होता है। अगला अगर क्वेश्चन दिया जाए ना, अगला क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया जाए कि क्वेश्चन दिया जाए H2O is neutral while H2S is acidic। Why ऐसा दिया जाए कि पानी जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, जबकि H2S कैसा होता है, एसिडिक होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, बेवकूफ़ बनाना तो बड़ा आसान है कि H2S अगर एसिडिक है इसका मतलब क्या हुआ, इसका pH का मान 7 से कम होगा, और पानी अगर न्यूट्रल है इसका मतलब उसका pH मान 7 होगा। तो कुछ नहीं बुझाएगा ना तो बोल देना कि प्रैक्टिकली H2S का pH मान 7 से कम होता है, जबकि H2O का pH मान 7 होता है। इसी कारण से H2S जो होता है ना वो एसिडिक होता है और H2O जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। जो कि दूसरा कारण इसका ये देंगे कि H2O जो होता है ना वो टूटने के बाद H प्लस और OH माइनस बराबर मात्रा में देता है, इसी वजह से ये न्यूट्रल होता है। जबकि H2S जब टूटता है ना तो H प्लस आसानी से देता है ना, तो H प्लस देने के कारण ना उसे एसिडिक नेचर का माना जाता है। जैसे आप बोलिए ऐसे, पानी टूटेगा ना, पानी, आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर, पानी टूटेगा ना तो पानी क्या देगा, जितना H प्लस देगा उतना ही OH माइनस देगा, यानी यह सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल। जबकि H2S को देख लीजिए, H2S टूटेगा ना तो ये क्या देगा, H प्लस देगा और साथ में SH माइनस देगा, यानी H प्लस देने के कारण क्या है ना कि ये एसिडिक हो जाता है। H2O डोनेट्स, H2O देता है इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, सो इट इज न्यूट्रल। व्हाइल, जबकि H2S डोनेट्स, जबकि H2S क्या देता है, H प्लस आयन, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। किस स्वभाव का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लाइन बोल रहा है ना कि H2O टूटने के बाद H प्लस और OH माइनस, जितना एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बेसिक कैरेक्टर, तो H प्लस और OH माइनस बराबर मात्रा में देता है, इसी वजह से न्यूट्रल होता है। लेकिन H2S क्या देता है, H प्लस देता है, और H प्लस देने वाले को आप क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो पानी देता है इक्वल मात्रा में H प्लस और OH माइनस, सो इट इज़ न्यूट्रल। जबकि H2S देता है क्या चीज़, H प्लस आयन, अतः यह क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन है, वाई बॉन्ड एंगल ऑफ pH4 प्लस आयन इज मोर देन pH3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन है वाई बॉन्ड एंगल ऑफ
PH4 plus is more than PH3। देखिए फास्फोरस के बारे में अगर बात कीजिएगा ना, अगर आंसर देने की बात किया जाए, अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, तो PH4 प्लस के बारे में, तो देखिए PH H H H और यहाँ प्लस है, PH4 प्लस। फास्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, आप गौर से देख सकते हैं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, तो 2 8 5, बाहर में 5 है, तो 5 में से एक यहाँ बॉन्ड बनाया, दूसरा 3 4 बॉन्ड बनाने में खर्च है। एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। और PH3 में देख लीजिए क्या है कि PH3 और यहाँ पे एक लोन पेयर है, ऐसा है ना। तो इसमें क्या है खासियत बोलो तो, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल कम है। क्यों? क्योंकि इसके पास नो LP लोन पेयर है ही नहीं, BP रिपल्सन, बॉन्ड पेयर में LP BP रिपल्सन नहीं होता है। और लिखेंगे यहाँ पे LP है और यहाँ पे इसका नाम BP बॉन्ड पेयर, इसमें लिखेंगे LP BP और रिपल्सन। तो लाइन हम क्या लिखेंगे? लाइन लिखेंगे कि PH4 प्लस में LP BP रिपल्सन होता है, जबकि PH3 में LP BP रिपल्सन होता है और इसमें LP BP रिपल्सन नहीं होता है। इसी कारण से इसका बॉन्ड एंगल बराबर आ जाता है और इस बेचारे का बॉन्ड एंगल सिकुड़ जाता है, क्योंकि ये जो रिपल्सन होगा ना, तो इस बॉन्ड को दबा देगा ना, और दबाने के बाद क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा ना। तो लाइन हम लिखेंगे, लाइन ये लिखेंगे, इन PH4 प्लस नो LP BP repulsion, so large bond angle, large bond angle while in PH3 LP BP repulsion is present, so its bond angle is short। इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? शॉर्ट होता है। शॉर्ट करने का मतलब स्मॉल होता है, छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर हमें एक्सप्लेन करना हो किसके बारे में, अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े LiCl एंड KCl, इसमें क्या एक्सप्लेन करना हो? अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो आयनिक कैरेक्टर के बारे में, तो आप ही बताइए। तो KCl हैज़, आंसर लिखेंगे, KCl हैज़ मोर आयोनिक कैरेक्टर, KCl के पास आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है देन, किसके तुलना में, देन LiCl, because potassium is large
in size, large in size than lithium. Potassium is large in size than lithium. इसलिए जिसका साइज ज़्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है ज़्यादा, तो KCl का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक क्वेश्चन लिया जाए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लाइन क्या लिखेंगे? तो जब एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस जब रिएक्शन करके पानी निकालता है, सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है, जब एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है, तो उस दौरान जो हीट निकलता है ना, उसी का नाम होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो लाइन हम बोलेंगे व्हेन वन इक्विवेलेंट, लाइन लिखेंगे व्हेन वन equivalent acid reacts with one equivalent base, then अमाउंट ऑफ हीट, तब जो हीट का मात्रा निकलता है रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज, वही जाना जाता है, इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब एक इक्विवेलेंट एसिड और रिएक्शन करता है इक्विवेलेंट बेस के साथ, तो जो हीट का मात्रा निकलता है इस प्रक्रिया के दौरान, वही कहलाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी ये मान लीजिए H+ कहाँ से आया? एसिड से आया, और साथ में OH- कहाँ से आया? बेस से आया। उस दौरान जो हीट निकलेगा इसका नाम रखते हैं ΔH NUT न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ पे क्या बनेगा? पानी। तो H+ और OH- रिएक्शन करके जब पानी बनाएगा ना, उस समय जो हीट निकलेगा ना, वही कहलाएगा क्या चीज़? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे कहलाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो SF6 पाया जाता है, लेकिन HCl6 नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन ये है SF6 इज फॉर्म्ड या फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं। SF6 बनते हैं, बट HCl6 डज नॉट फॉर्म्ड, लेकिन HCl6 नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं बताना है आपको। तो लाइन बोलेंगे कि देखिए फ्लोरीन SF6 है ना, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसी वजह से ना ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन HCl6 में क्या होता है ना, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण ना ये सारे एटम जो होते हैं ना, वो आपस में टक्कर मारते रहते हैं। इसका साइज बड़े बड़े होते हैं ना, तो बड़े बड़े के कारण ना यहाँ पे तनाव ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से इसको एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन SF6 में क्या होता है? फ्लोरीन का साइज छोटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7 होता है, 2 ही ऑर्बिट होता है। जबकि क्लोरीन में क्या होता है? 17, तो 17 को लिखेंगे 2, 8, 7 लिखेंगे तो 3 ऑर्बिट है, तो बड़ा साइज होने के कारण ये ऐसे कर रहा है।
Now the line. Fluorine has a small size than chlorine. फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्लोरीन की तुलना में। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बोलिएगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, तो 2 और 7 2 ही ऑर्बिट है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो 2 8 7 3 ऑर्बिट है ना। तो इसलिए इन SF6 नो वैन डर वाल रिपल्सन, इसमें वैन डर वाल रिपल्सन नहीं होता है। वाइल जबकि इन HCl6 while in HCl6 more van der Waal repulsion, so इसलिए SF6 exist, SF6 पाया जाता है, बट HCl6 डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन HCl6 जो होता है ना वो नहीं पाया जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला, ऐसा फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा रिपल्सन नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, इसी वजह से ये पाए जाते हैं। जबकि HCl6 में ज़्यादा रिपल्सन होता है, इस वजह से वो नहीं पाए जाते हैं, इसमें परेशानी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि O3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है, बताइए। O3 ओजोन, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है O3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है। तो लाइन देखिए, तो O3 ऑन हीटिंग, O3 को गर्म करने पे रिलीज निकाल देता है क्या चीज, रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनाता है। कैसे, तो ये रहा आपका O3, इसको जैसे ही हीट किया तो बन गया O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। यही है आपका नेसेंट ऑक्सीजन, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हेंस लाइन लिखेंगे, इट रिलीजेस nascent oxygen, so it acts as इसलिए कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओजोन जो होता है ना, वो गर्म करने पे नवजात ऑक्सीजन छोड़ता है, जिस कारण से यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऐसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। क्वेश्चन आपका अगला ये है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन, जब PCl5 हीटेड, जब PCl5 को गर्म किया जाता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो आप ही बताइए, PCl5 को हीट करने पे, जब हीट करते हैं ना, तो ये क्या देता है, PCl3 देता है और Cl2 देता है ना, देता है ना। PCl5 को गर्म करने पे क्या देता है, PCl3 देता है और Cl2 देता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो लेस रिएक्टिव क्यों होता है। क्वेश्चन यही है, व्हाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल
इज लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसका आंसर आप क्या दोगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते होंगे N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के बारे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक लोन पेयर भी बच जाएगा। अब बताइए इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बोलिए जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड का मजबूती ज्यादा होगा ना, तो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। इट हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए इट कैन नॉट ब्रेक्स इजिली, इट कैन नॉट ब्रेक्स इजिली, यह आसानी से नहीं टूटता है। सो N2 इज वेरी लेस रिएक्टिव। इसलिए नाइट्रोजन जो होता है ना वो वेरी लेस रिएक्टिव होता है, काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, ऐसा बोला। आगे बोल रहा है ना कि कॉन्टैक्ट और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टैक्ट और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आप बहुत अच्छा से जानते हैं। अभी तुरंत मैंने कॉन्टैक्ट और ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ाया था, तो जाकर के देख लीजिए। अच्छा अगला, हु आर द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, अगला क्वेश्चन है हैलोजन फैमिली के मेंबर कौन कौन है। हैलोजन फैमिली मेंबर बताइए। हैलोजन फैमिली के मेंबर के बारे में अगर बात करेगा तो कौन कौन होगा बोलो, ये सब तो आना चाहिए आपको। कौन कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होगा ना हैलोजन फैमिली के मेंबर। अगला क्वेश्चन होता है ना, नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस वाई। बोलिए नोबल गैस हैविंग, क्वेश्चन है नोबल गैस हैविंग, नोबल गैस के पास लार्ज एटॉमिक रेडियस वाई। नोबल गैस के पास एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है क्यों, तो हम लाइन यही लिखेंगे ना, नोबल गैसेस shows van der Waal radius। नोबल गैसेस में कौन रेडियस होता है, वैन डर वाल रेडियस। इट इज लार्जेस्ट रेडियस, या सबसे बड़ा रेडियस होता है। इट इज लार्जेस्ट रेडियस among all types of radius। सभी प्रकार के रेडियस में सबसे बड़ा होता है। सो नोबल गैसेस हैविंग लार्ज एटॉमिक रेडियस। हमने लाइन बोलाने की, देख लीजिए नोबल गैस के पास वैन डर वाल रेडियस होता है, और वैन डर वाल रेडियस बाकी जितने सारे मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, इन सारे रेडियस में वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा रेडियस होता है। इसलिए नोबल गैस के पास ना साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस सबसे लार्ज होता है, ऐसा बोला। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन फिर है कि बॉन्डिंग एनर्जी NH3 इज ग्रेटर देन PS3, ऐसा क्यों। तो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको,
लाइन लिखेंगे बॉन्ड एंगल इन NH3 is greater than PS3 वाई। बताइए आंसर अगर इसका आप देना चाहते हैं तो देखिए NH3 में क्या होता है NH लोन पेयर ये होता है ना, और PH3 में अगर आप देखना चाहते हैं तो PH और यहाँ भी देख सकते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी कितना होता है 3.0 के आसपास, हाइड्रोजन का 2.1, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, हाइड्रोजन का तो 2.1 होता है, लेकिन फास्फोरस का 2.3 होता है। तो देखिए फास्फोरस का जितना होता है ना उसके तुलना में नाइट्रोजन का काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जमा हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन अब ज़्यादा होने लगता है। रिपल्सन ज़्यादा होता है ना इनके बीच में, देखिए तो यहाँ पर रिपल्सन जो है ना वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज़्यादा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा जमा होगा ज़्यादा, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा ज़्यादा, रिपल्सन होगा ज़्यादा तो लमरेगा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा खासियत बच्चे, यहाँ पे फास्फोरस इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा नहीं, रिपल्सन ज़्यादा होगा नहीं तो ये बेचारा लमरेगा नहीं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सॉरी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में लाइन लिखेंगे नाइट्रोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, सो इसलिए इट हैज़, इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, सो इसलिए मोर रिपल्सन, इसलिए रिपल्सन भी ज़्यादा होता है। Hence, it has large bond angle, while in, जबकि किसमें, फास्फोरस has less electronegativity, less electron density, less repulsion, so it has a small bond angle, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, काफ़ी कम होता है। अगला देखिए लाइन, अगला क्वेश्चन है आपका एक, क्या चीज़ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ SO4-2n, राइट टेस्ट ऑफ, क्वेश्चन है राइट टेस्ट ऑफ SO4-2 आयन। तो इसका आंसर है SO4-2 के टेस्ट के लिए BaCl2 एडेड डाला जाता है, किसके लिए, फॉर द टेस्ट ऑफ SO4-2 आयन। क्यों डाला जाता है देखिएगा, BaCl2 जैसे ही डालेंगे ना SO4-2 में, ये रिएक्शन करके बना लेगा BaSO4 और ये प्रेसिपिटेट बन के पेंदे में बैठ जाएगा और साथ में 2 Cl- हमारा निकल जाएगा।
और जैसे प्रेसिपिटेट पैंती में बैठ जाएगा ना वेडियम सल्फेट का, तो हम समझ जाएंगे कि जो सॉल्यूशन है ना उसमें सल्फेट आयन है। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ज़ीनोन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड XeO4 का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4। देखिए ज़ीनोन इनर्ट गैस होता है ना, इससे 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये हो गया, और एक लोन पेयर रहेगा। और बताइए इसका कनेक्शन कैसे होगा? ऐसे अब देखिए ये क्या होता है ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप का नाम क्या होगा? स्ट्रक्चर या शेप बोला जाए, स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप इसको कहा जाता है। क्वेश्चन है NH3 हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। NH3 हैज, क्वेश्चन है NH3 हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन PH3, ऐसा क्यों? आप ही बताएं ना, इसका आंसर क्या लिखोगे? NH3 में देख लो हाइड्रोजन जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया फास्फोरस से जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो लाइन लिखेंगे इन NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म, बन सकता है। So it has high boiling point, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। while, जबकि in PH3 has no हाइड्रोजन बॉन्ड, PH3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। so it has very less बॉइलिंग पॉइंट। पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफ़ी कम होता है। बहुत ज़्यादा सवाल आपको बता दिया गया, इससे पहले भी एक लेक्चर में गया था। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल डाउट हो तो और आप आराम से व्हाट्सएप पे सवाल का फ़ोटो खींच के या सवाल लिख करके भेज देंगे, सॉल्यूशन आपको चला जाएगा। और दूसरा बात, इतने चीज़ों को आप कमांड करें, क्वेश्चन की संख्या ऐसे भी डबल आ रहा है, तो जितना भी क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, इस सारे क्वेश्चन को कमांड करें और ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से ध्यान में रखें। और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो फटाफट ले लीजिए। देखिएगा आपको स्क्रीनशॉट के लिए ये आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 1 फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। चलिए, ये आपके सारे पेज थे। हालांकि आप अंतिम टाइम में ना वो स्लोली आप आराम से सारी बातों को लिख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कमांड करें और जितना जानते हैं उसको ना बस रिवीजन करें बार बार और आराम से इसी के साथ एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू।